बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ शॉक। शॉक के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है इस वीडियोस के अंदर। शॉक की डेफिनेशन क्या होती है, शॉक की टाइप्स क्या होती है। जो मेन शॉक इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है सेप्टिक शॉक, क्योंकि इन्होंने कार्डियोजेनिक शॉक को, हाइपोवोलेमिक शॉक को उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे आपने हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक ब्लड पैथोलॉजी के अंदर पढ़ना है। जो कार्डियोजेनिक है वो सीवीएस फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी नहीं, सीवीएस पैथोलॉजी के अंदर पढ़ना है। तो इन शॉर्ट जो सेप्टिक वाला है, जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, वो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। बाकी सारे शॉक की सिर्फ सुपरफिशियल हेडिंग्स को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अभी तक। शॉक की डेफिनेशन क्या होती है? शॉक एक टाइप का फेल है। किसका फेल्योर होता है? सर्कुलेटरी फेल्योर होता है। नॉर्मली सर्कुलेशन का फंक्शन क्या होता है? आर्टरीज का फंक्शन होता है ब्लड देना, वेन्स का फंक्शन होता है ब्लड वापस लेके हार्ट को दे देना। हार्ट से ब्लड लेके टिश्यू की तरफ देना, ये फंक्शन होता है आर्टरीज का। और वेन्स का इससे ऑपोजिट फंक्शन होता है, ये फंक्शन है सर्कुलेशन का। लेकिन अगर ये सर्कुलेशन का फंक्शन ख़राब हो जाए और टिश्यू को ब्लड फ्लो मिलना बंद हो जाए तो इसको बोलते हैं हम शॉक। तो शॉक में आपने 3 चीज़ें बतानी है। पहली बात कि आपने सर्कुलेशन का फेल्योर करवाना है, सर्कुलेशन फेल होनी चाहिए। उस सर्कुलेशन के फेल होने से ज़्यादा इफ़ेक्ट टिश्यू पे आना चाहिए। अब उस टिश्यू के अंदर हार्ट खुद आ जाएगा, क्योंकि हार्ट के पास कोरोनरी सर्कुलेशन होती है। उस टिश्यू हाइपोपरफुजन की वजह से उस टिश्यू के अंदर जो सेल हैं उनका हाइपोक्सिया नज़र आना चाहिए। तो सर्कुलेटरी फेल्योर, टिश्यू हाइपोपरफुजन और सेलुलर हाइपोक्सिया देखने को मिलना चाहिए। इन 3 कंडीशन को मिला के ही हम शॉक कहते हैं। शॉक के 3 स्टेजेस होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एक होता है प्रोग्रेसिव। पहले रिवर्सिबल होता है, फिर प्रोग्रेसिव होता है, फिर इरिवर्सिबल शॉक होता है। ठीक हो गया? वो हमने इस यहाँ पे आके देखेगा। ठीक है, स्टेजेस ऑफ शॉक में। ठीक है, इनिशियल क्या होता है? नॉन प्रोग्रेसिव होता है, रिवर्सिबल होता है। इसके बाद प्रोग्रेसिव आता है, फिर आता है इरिवर्सिबल, वो हम आके जाके देख लेंगे। तो शॉक इनिशियली क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, लेकिन जैसे ही शॉक प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो आपको इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी देखने को मिलेगी। ठीक है, कहते हैं कि शॉक डिफरेंट कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, हैमरेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। टिश्यू का ट्रॉमा होता है, टिश्यू का ट्रॉमा, बर्न्स, उसमें भी फ्लूइड का लॉस हो जाएगा, तब भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। ट्रॉमा बर्न्स की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक। ये एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि ट्रॉमा और बर्न से 2 टाइप के शॉक होते हैं। अगर ट्रॉमा और बर्न्स की वजह से सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। शॉक एसोसिएटेड विद सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन या सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। लेकिन अगर उस ट्रॉमा या बर्न्स की वजह से फ्लूइड लॉस हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। इन शॉर्ट, ट्रॉमा और बर्न से दोनों टाइप के शॉक हो सकते हैं, चाहे वो कहने का मतलब है कि शॉक एसोसिएटेड विद सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। ठीक हो गया? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होगा, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, हार्ट फेल होना शुरू हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। और माइक्रोबियल सेप्सिस, इसकी वजह से सेप्टिक शॉक देखने को मिलेगा। शॉक की टाइप्स को देख लेते हैं। शॉक की 3 तो मेजर टाइप्स होती है, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, और जो 2 होगी वो माइनर होगी, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक। 3 मेजर टाइप कौन कौन सी है, उनका कॉज क्या होता है, पहले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, यहाँ पे जो कॉज निकलेगा वो हार्ट के अंदर होगा। हमने किसी तरह से हार्ट की कार्डिक आउटपुट को कम कर देना, और कार्डिक आउटपुट को कम कराना है तो फिर हार्ट का जो मायोकार्डियल पंप होता है उसको फेल करवा देना है। अब मायोकार्डियल पंप किन किन कंडीशन की वजह से फेल हो सकता है? अगर हार्ट को हाइपोक्सिया, इस्केमिया, इन्फाक्शन हो जाता है, इसकी वजह से मायोकार्डियल पंप फेल हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि अगर वेंट्रिकल रप्चर हो जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल ने फोर्स लगानी है, ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि आपने मायोकार्डियल पंप को फेल करवा देना है। ठीक हो गया? मायोकार्डियल पंप किस वजह से फेल हो सकता है? मायोकार्डियल पंप ये बताया हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, वेंट्रिकुलर रप्चर की वजह से, वेंट्रिकुलर एरिथमिया की वजह से, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मायोकार्डियल पंप तो ठीक काम कर रहा है लेकिन हार्ट के बाद जो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अप्लाई हो गई है, बाहर से आपको कंप्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। कॉज क्या है? कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट प्लूरल इफ्यूजन की वजह से होता है, सॉरी, प्लूरल इफ्यूजन नहीं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से हार्ट को कंप्रेस करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डिक कंपोनेंट, टेम्पोनेट। और ये भी हो सकता है कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। आपको पता है कि राइट हार्ट की आउटपुट पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाती है, तो वहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एम्बोलिज्म की वजह से, तब भी आपको कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। लेकिन ये कार्डियोजेनिक शॉक इन रिस्पेक्ट टू
लंग्स टिश्यू, क्योंकि लंग्स के पास ही पल्मोनरी टिश्यू आता है, सॉरी पल्मोनरी ब्लड फ्लो आता है पल्मोनरी टिश्यू के पास ही, तो ये उसके हिसाब से शॉक कहलाएगा। इसके बाद है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, यहाँ पे भी कार्डिक आउटपुट कम होती है, इसमें भी कार्डिक आउटपुट कम होगी, इस वाले में भी कार्डिक आउटपुट कम होगी। इस वाले में कार्डिक आउटपुट कम होगी, फेलियर ऑफ मायोकार्डियल पंप, ठीक है, या तो आपने मायोकार्डियल डैमेज करवा दिया है, या बाहर से कंप्रेशन करवा दिया है, या फिर आपने ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी है आउटफ्लो की। अब यहाँ पे भी कार्डिक आउटपुट कम है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट कम है। किन किन कंडीशन की वजह से? हेमरेज की वजह से हो सकता है, ठीक है, सीवियर बर्न्स की वजह से, फ्लूइड लॉस हो सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, ट्रॉमा, इसकी वजह से भी हो सकता है। और लास्ट है वो हमने पढ़ना है सेप्टिक शॉक। अब यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन तीनों के दरमियान आपको फ़र्क आना चाहिए। सबसे पहले सेप्सिस होगी, आपने इस तरह से पढ़ना है, फिर सेप्सिस के बाद सेप्टिक शॉक होगा, फिर सेप्टिक शॉक अगर पूरे के पूरे इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड हो, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के साथ पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखने को मिले उस सेप्टिक शॉक की वजह से, या उस सेप्टिक शॉक को इनिशिएट करने वाले स्टिमुलस की वजह से, तब इसको सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं, SIRS बोलते होते हैं। ठीक हो गया। पहले हम देख लेते हैं सेप्सिस। सेप्सिस होती क्या है? बाज़ औक़ात सेप्सिस आपने करवानी है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो होस्ट रिस्पॉन्स है वो डिसरेगुलेटेड हो जाता है। नॉर्मली होस्ट रिस्पॉन्स ने उस इन्फेक्शन को मारना है, लेकिन अगर वो होस्ट रिस्पॉन्स डिसरेगुलेटेड हो जाए, कंट्रोल ना कर सके कि इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस हो जाना चाहिए, लेकिन वो सप्रेस ना हुआ और जिसने ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दिया, तब उसको बोलते हैं सेप्सिस। तो सेप्सिस सिंपल क्या, इन्फेक्शन की वजह से हमारे ऑर्गन डिसफंक्शन करवा देना, डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम की वजह से। इसके बाद देख लेते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक असल में सेप्सिस के ही सब सेट है, सब कैटेगरी है, छोटा सा कैटेगरी है। उसमें होगा क्या? उस सेप्सिस में आपको सर्कुलेटरी, सेलुलर और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़ देखने को मिले। सेप्सिस एक पूरी ब्रॉड टर्म है। इस ब्रॉड टर्म में सर्कुलेटरी एब्नॉर्मेलिटी, सर्कुलेटरी फेल्योर, सेलुलर फेल्योर, मेटाबॉलिक फेल्योर ले लूँ तो उसको मिला कह दूँगा सेप्टिक शॉक। मेटाबॉलिक फेल्योर क्या क्या हो सकता है सेप्टिक शॉक में? जैसे अगर आप यहाँ पे आओ, मेटाबॉलिक फेल्योर, तो मेटाबॉलिक फेल्योर में ये हो सकता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है, और भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। ये हो सकता है सेलुलर एब्नॉर्मेलिटीज़, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन। तो ये 3 चीज़ें, सर्कुलेटरी, सेलुलर और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़, यही हमने पढ़नी है पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक के अंदर। तीसरा है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ठीक हो गया। ये भी एक सेप्सिस लाइक कंडीशन है, लेकिन अगर आप सेप्सिस को पूरी बॉडी के ऊपर फैला दो, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन करा दो, पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा दो, और इसका कॉजेटिव स्टिमुलस क्या हो, बर्न्स हो, ट्रॉमा हो, पेनक्रियाटाइटिस हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा ट्रॉमा, बर्न्स, पेनक्रियाटाइटिस, तो आपकी ओवरऑल सिस्टेमिक लेवल के ऊपर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, जिसमें वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगी, ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी वेजोडाइलेशन की वजह से कैपिलरीज के अंदर, एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, ल्यूकोसाइट की वजह से डैमेज हो सकता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है। किस किस तरह से होगी वो हम देखेंगे इसके बाद। ठीक हो गया। तो अब SIRS और सेप्टिक शॉक, क्योंकि दोनों के दोनों सेप्सिस से रिलेटेड हैं, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? पहली चीज़ कॉमन ये है कि दोनों में क्या होगा, हमारे होस्ट सेल से साइटोकाइन्स प्रोड्यूस होंगे। वो साइटोकाइन वेजोडाइलेशन कराएंगे, वो साइटोकाइन वैस्कुलर लीकेज करवा देंगे, वो साइटोकाइन परमिएबिलिटी को बढ़ा के एडीमा करवा देंगे, वो साइटोकाइन ब्लड की पूलिंग करवा देंगे। ठीक हो गया। ओके, ये चीज़ें देखने को मिलती है कॉमन दोनों के अंदर, चाहे वो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है, चाहे सेप्टिक शॉक है। लेकिन जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होगा, इसमें आपको सिस्टेमिक लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। सेप्टिक शॉक में आपको किसी स्पेशलाइज्ड जगह के ऊपर लोकलाइज एक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है SIRS की वजह से, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम की वजह से, उसकी वजह से टिश्यू का हाइपोपरफुजन हो जाएगा, टिश्यू को ब्लड फ्लो कम से कम मिलेगा, तो फिर सेल का हाइपोक्सिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, जो ऑर्गन को डैमेज कर देगा और डेथ हो सकती है। ये 3 थे मेजर टाइप शॉक के, 2 माइनर टाइप्स होता है। मिसाल के तौर पर बाज़ जो कहता है ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है। जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो जो सिंपैथेटिक टोन होती है वेसल्स की तरफ, वो खत्म हो जाती है, वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन होती है, तो बीपी अचानक ड्रॉप कर जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है। ठीक हो गया।
तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से उसको न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसकी वजह से भी पूरी बॉडी के अंदर वेज़ोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। फाइनली उसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो फिर टिश्यू को ब्लड फ्लो मिलना कम हो जाएगा, कम स्पीड से ब्लड फ्लो मिलेगा, तो टिश्यू को हाइपोपरफ्यूजन का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हो गया, हमने शॉक के टाइप्स को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक को और स्टेजेस ऑफ शॉक को ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।